हेलो गाइस। सो आज की क्लास के अंदर, आज के लेक्चर के अंदर हमारे काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने पकड़ा है, दैट इज इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, तो इक्विवेलेंट वेट का कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। काफी बच्चों को इसके अंदर डाउट रहता है कि सर कैसे निकालते हैं इक्विवेलेंट वेट, या फिर आखिरकार इक्विवेलेंट वेट होता क्या है। ठीक है, इन सबका जो आंसर है तुम्हें आज की क्लास के अंदर मिल जाएगा। तो पूरा का पूरा डिटेल कॉन्सेप्ट हमने आज की क्लास के अंदर बात करी है। साथ ही साथ कुछ ट्रिक्स भी बताई है मैंने। तो बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है, वीडियो पूरी देखना ताकि ये कॉन्सेप्ट पूरा अच्छे से क्लियर हो जाए। आधी देखोगे तो फिर से डाउट होता रहेगा, नेक्स्ट टाइम फिर देखोगे इक्विवेलेंट वेट फिर से डाउट हो जाएगा। ठीक है, तो पूरी वीडियो देखोगे तो इक्विवेलेंट वेट आज के बाद आपको कभी परेशान नहीं करेगा। और साथ ही साथ जो मैंने ट्रिक्स बताई है उन ट्रिक्स को भी आप ध्यान रखोगे तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफी हेल्प मिल जाएगी आपको। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो हम समझते हैं कि इक्विवेलेंट वेट होता क्या है, सबसे पहली बात। ठीक है, आखिरकार ये इक्विवेलेंट वेट है क्या जो हमें बहुत परेशान करता है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए मैं रिएक्शन लेता हूं सबसे पहले। तो सपोज एक रिएक्शन ले रहा हूं मैं, सिंपल सी N2 + 3H2 टू गिव 2NH3। ये हमारे पास रिएक्शन है हेबर्स प्रोसेस की। ठीक है, नाइट्रोजन का कितना लिखा है 1, मतलब इसका 1 मोल है। हाइड्रोजन का कितना लिखा है 3, मतलब इसका 3 मोल है। और अमोनिया के आगे कितना है 2 मोल। तो इसको तुम ऐसा बोल सकते हो कि नाइट्रोजन का 1 मोल और हाइड्रोजन का 3 मोल अगर कंबाइन होगा तो अमोनिया कितना मोल बनेगा, 2 मोल बनेगा। ऐसा भी बोला जा सकता है। और एक के रिस्पेक्ट में दूसरा भी बोला जा सकता है। जैसे हाइड्रोजन का 3 मोल अगर लेंगे तो अमोनिया का कितना मोल बनेगा, 2 मोल बनेगा। ये भी बोल सकते हो समझने। ओके, तो सपोज हमारा इसमें टारगेट है कि अमोनिया का वेट निकालना है, हमें इक्विवेलेंट वेट निकालना है सपोज। ठीक है, अभी क्या होता है अभी समझ आएगा तुम्हें, नो प्रॉब्लम। पहले इसको समझो। तो 3 मोल का वेट कितना होता है, तो नंबर ऑफ मोल्स का आपको फॉर्मूला पता होगा, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ये फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स का। तो नंबर ऑफ मोल अगर सोचो 1 कर दे बाय द वे इसको, नंबर ऑफ मोल कितना हो जाए बाय द वे 1 आ जाए, तो वेट किसके बराबर आएगा, मॉलिक्यूलर वेट के बराबर आएगा। तो 1 मोल का जो वेट होता है उसके मॉलिक्यूलर वेट के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 मोल है तो 3 मोल का कितना होगा, 3 इंटू मॉलिक्यूलर वेट होगा। तो देखो H2 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 2, 1 + 1 दैट इज 2। 2 कितने का होता है, 1 मोल का होता है। पर यहाँ पर 3 मोल है, 3 मोल का कितना होगा, 3 × 6 ग्राम। यस, तो 3 मोल का जो वेट होगा 6 ग्राम होगा। सिमिलरली अमोनिया का तुम्हें पता है नाइट्रोजन का होता है 14, यहाँ लिख लो। चलो, नाइट्रोजन का कितना होता है 14 प्लस हाइड्रोजन का 1, 3 का 3, कितना आ जाएगा 17 ग्राम। तो 17 ग्राम जो वेट होता है कितने मोल का होता है, 1 मोल का होता है। ये तो होता है 14 + 3 दैट इज 17, 1 मोल का। पर यहाँ पर 2 मोल है, तो 2 मोल का कितना होगा, तो 34 ग्राम होगा। 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो तुम इस रिएक्शन को ऐसा भी बोल सकते हो वेट की टर्म्स में कि भाई 6 ग्राम अगर हाइड्रोजन लेंगे तो कितना ग्राम अमोनिया बनेगा, तुम्हारा 34 ग्राम अमोनिया बनेगा। ये भी बोला जा सकता है रिएक्शन को। समझ आ रही बात। रिएक्शन को मोल्स की टर्म में भी बोल सकते हैं और वेट की टर्म्स में भी बोल सकते हैं। तो फिलहाल हम वेट्स की टर्म में बोलेंगे कि 6 ग्राम हाइड्रोजन लेंगे तो अमोनिया कितना बनेगा, 34 ग्राम बनेगा। तो मतलब अगर बाय द वे मुझे 1 ग्राम के बारे में बात करनी है कि अगर मैं 1 ग्राम हाइड्रोजन लूंगा तो कितना बनेगा, तो x मान लेता हूँ, वरना यूनिटरी मेथड लगा सकते हो आप लोग। सपोज मैंने x मान लिया। ये सॉल्व करना मैंने सिखा रहा है कि आपको ये जो रेशियोज होता है वो हमेशा क्या होता है, सेम होता है। तो इसको डिवाइड करके इक्वेट कर सकते हैं। समझ लो कि 6 ग्राम के अक्रॉस 34 ग्राम बनेगा तो 1 के अक्रॉस कितना बनेगा, x। रेशियो हमेशा क्या होंगे, सेम ही रहते हैं। तो इक्वेट कर दो। तो इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, x कितना आएगा जरा बताओ। यहाँ से जाएगा तो 34, ये यहाँ जाएगा इंटू 1 डिवाइड बाय 6, कितना जाएगा। तो मतलब इसको सॉल्व करेंगे 2 3 = 2 17। तो x की वैल्यू आ गई आपकी 17/3। ये आपकी x की वैल्यू आ गई। मतलब जब 1 ग्राम हाइड्रोजन लेंगे तब अमोनिया कितना बनेगा, 17/3 ग्राम्स अमोनिया बनेगा। 17/3 को तुम सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, और जो 17/3 है यही है आपका इक्विवेलेंट वेट किसका, अमोनिया का। यही है आपका अमोनिया का इक्विवेलेंट वेट। आई बात समझ में। मतलब मतलब क्या बोल सकते हो कि मास ऑफ अ गिवन कंपाउंड, लिखता हूं डेफिनेशन सपोज इक्विवेलेंट वेट की, क्या, मास ऑफ अ given compound, mass of a given compound या substance which will combine or displace fixed quantity of other substance। ठीक है, किसी भी कंपाउंड का है, किसी भी सब्सटेंस लिख दो। चलो इसको भी, किसी भी सब्सटेंस का कितना मास मिलेगा जब किसी दूसरे को, जिसको हमने क्या रखा हुआ है, फिक्स रखा हुआ है। देखो मैंने बोला था कितने का निकालना है, 1 ग्राम का निकालना है, फिक्स था। ठीक है, तो 1 का जब फिक्स रखेंगे मास
तो दूसरे का कितना मास बनेगा या डिस्प्लेस होगा या कंबाइन होगा, कुछ भी बोल सकते हो, दैट मास इज नोन एज इक्विवेलेंट वेट। अगली बात समझ में कि मास ऑफ अ गिवन सब्सटेंस which will combine with a fixed which will combine or displace fixed quantity of other substance। जो हाइड्रोजन की, इसमें फिक्स क्वांटिटी में यूजुअली किसका यूज करते हैं हम, यूजुअली किसका यूज करते हैं हम, हाइड्रोजन का यूज करते हैं। और हाइड्रोजन का कितना ग्राम को फिक्स मानते हैं, 1 ग्राम को। कभी कभी इसका ऑक्सीजन भी यूज कर लेते हैं, ऑक्सीजन को O2 लिख देता हूँ, चलो O2 का कितना मानते हैं हम, 8 ग्राम मानते हैं, ठीक है। कुछ फिक्स्ड है जिनके रेस्पेक्ट में हम इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं। आगे बात में फिर से बोल रहे हैं, मास ऑफ अ गिवन सब्सटेंस व्हिच विल कंबाइन और डिस्प्लेस फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ अदर सब्सटेंस। यूजुअली क्या यूज करते हैं हम, हाइड्रोजन को यूज करते हैं, फिर ऑक्सीजन को यूज करते हैं। मान लिया जाता है कि हाइड्रोजन का 1 ग्राम फिक्स्ड होगा या ऑक्सीजन का 8 ग्राम फिक्स होगा। ऑक्सीजन भी हम निकाल सकते हैं बाय यूजिंग हाइड्रोजन, ठीक है। मैं हाइड्रोजन को बेस मान के चलना है, ये ध्यान रखना है। ऑक्सीजन भी हटा दो, हटाने दो, वरना रहने दो, ठीक है। ये दोनों जनरली हमारे बेसिक होते हैं। आगे बात समझ में यही है कि अमोनिया का कितना ग्राम मिला, मास ऑफ अ गिवन सब्सटेंस व्हिच विल कंबाइन और डिस्प्लेस या फॉर्म विद फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ अदर सब्सटेंस, जिसमें हमने हाइड्रोजन की क्वांटिटी क्या रखी, फिक्स रखी। हमने हाइड्रोजन को स्पेशली मान लिया कितना ग्राम यूज करेंगे, 1 ग्राम। कि हाइड्रोजन जब 1 ग्राम यूज करेंगे तब अमोनिया कितना बनेगा, दैट इज नोन एज अमोनिया का इक्विवेलेंट वेट। सिमिलरली इसके साथ निकाल सकते हो कि जब हाइड्रोजन का 1 ग्राम यूज करेंगे तब नाइट्रोजन कितना बनेगा या कितना यूज होगा, दैट इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ नाइट्रोजन। आगे बात समझ में, चलो एक और निकालता हूं दूसरी रिएक्शन, तुम अपने आप निकाल के देखना इसमें नाइट्रोजन का। सपोज H2 प्लस O2 टू गिव H2O, ये रिएक्शन आप लोग को पता होती है, तो इसको बैलेंस करते हैं, रिएक्शन बैलेंस रहनी चाहिए। तो चलो कर लेते हैं। तो कितना हो गया इसका, 2 मोल का कितना हो जाएगा, 4 ग्राम, और इसका कितना है 16 टू 32 ग्राम, इतना है। तो मतलब तुम कह सकते हो कि 4 ग्राम हाइड्रोजन कितने के साथ कंबाइन हो रहा है, 32 ग्राम के साथ कंबाइन हो रहे हैं। तो जब मुझे इक्विवेलेंट वेट अगर ऑक्सीजन का निकालना है तो मुझे हाइड्रोजन फिक्स रखना पड़ेगा। ये बोल रहे हैं कि दूसरे को क्या करना है, फिक्स रखना है। तो फिक्स कितना रखेंगे, 1 ग्राम। तो 1 ग्राम फिक्स करेंगे तो इसको कितना मानेंगे, x। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, तो x कितना हो गया आपका 32 डिवाइड बाय 4 इंटू 1, और सॉल्व करेंगे कितना आ गया, देखो 8। यही मैंने बोला था कितना होता है 8 ग्राम। तो देखो ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट कितना आ गया, 8 आ गया, तो 8 ही लिखा था। आगे बात समझ में, तो इस तरीके से हम या तो हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में या तो ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में हम अदर एलिमेंट्स का इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं, ठीक है। तो फिर से क्या होता है, किसी भी एलिमेंट का सब्सटेंस का मास जब दूसरे एलिमेंट को या दूसरे सब्सटेंस को, जनरली हाइड्रोजन या ऑक्सीजन को फिक्स लेते हैं। कितना फिक्स करते हैं, हाइड्रोजन को 1 ग्राम लिया जाता है और ऑक्सीजन का 8 ग्राम लिया जाता है, ठीक है। जैसे सपोज एक एग्जांपल देता हूं। अच्छा, एक चीज का ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि हमेशा फिक्स होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो फिक्स रहते हैं, बाकी एलिमेंट्स का बदलता है। जैसे सपोज एक क्वेश्चन है कि कार्बन का इक्विवेलेंट वेट निकालो CO में एंड CO2 में, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है, फाइंड द रेशियो ऑफ इक्विवेलेंट वेट ऑफ कार्बन इन CO एंड CO2। कार्बन का इक्विवेलेंट वेट निकालना है, जिसमें CO में और CO2 में उसका रेशियो, इक्विवेलेंट वेट का रेशियो निकालना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, तो रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। तो पहले CO के लिए क्या होगा, C प्लस O2 टू गिव CO। बैलेंस करने के लिए क्या होगा, 2CO लगाना पड़ेगा और इसको 2 करना पड़ेगा, ये होगा बैलेंस रिएक्शन। तो जरा देखो, अगर इसको तुम सॉल्व करोगे कितना आएगा, कार्बन का निकालना है। और इस बार देखो हाइड्रोजन तो नहीं पता है हमें, पर ऑक्सीजन है हमारे गिवन, और ऑक्सीजन का भी तुम्हें पता है कितना लेना है हमें, 8 ग्राम लेना है। तो ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में निकालेंगे। तो देखो 2 मोल कार्बन का वेट कितना होगा, तो 1 मोल का तुम्हें पता है कितना होता है, 12 ग्राम होता है। 1 मोल का कितना होता है, 12 ग्राम होता है। तो 2 मोल का कितना होगा, 24 ग्राम। 24 ग्राम के क्रॉस 1 मोल मिल रहा है, 1 मोल मतलब 32 ग्राम। तो जरा बताओ, ऑक्सीजन का फिक्स रखा हुआ है हमने, तो ऑक्सीजन का कितने ग्राम के क्रॉस निकालना पड़ेगा, यस 8 ग्राम के क्रॉस। तो 8 ग्राम के क्रॉस x मान लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, रेशियो सेम होता है। तो कितनी आएगी x की वैल्यू, तो x आपका आगे निकल के कितना आएगा, 24 इंटू 8 डिवाइड बाय 32 आ गया। 8 4 जा हो गया और 4 6 जा हो गया। तो यहाँ x की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। मतलब इक्विवेलेंट वेट कार्बन का इन CO क्या आया, 6 आया। सिमिलरली किसमें निकाल सकते हो, CO2 में निकाल सकते हो। CO2 में क्या होगा, रिएक्शन C प्लस O2 तो फिर CO2 होगी, ये होगी रिएक्शन। तो जरा बताओ कार्बन का निकालना है, तो 1 मोल है यहाँ कार्बन, तो 1 मोल का वेट कितना होगा आपका 12 ग्राम के क्रॉस कितना ऑक्सीजन मिल रहा है, 32 ग्राम। और तुम्हें पता है इस बार क्या फिक्स करना पड़ेगा, ऑक्सीजन फिक्स करना पड़ेगा, पता है हमें कितना लेना होता है ऑक्सीजन का, 8 ग्राम। यस, तो x हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो रेशियो जानते हो तुम, इक्वल होगा। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, तो x की वैल्यू तुम सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आपकी निकल के आएगी कितनी, x इज इक्वल टू 12 इंटू 8
12 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 32। तो इसको सॉल्व करा आपने, कितना आया 8443 है। एक्स की वैल्यू आ गई 3, ठीक है। तो देखो CO के अंदर एक्स की वैल्यू आई है 6, मतलब इक्विवेलेंट वेट आया CO में कार्बन का 6, और CO2 के अंदर कार्बन का इक्विवेलेंट वेट आया कितना 3। तो रेशियो बताना है आपको किसका, CO का टू CO2 का। तो यहाँ कितना है इक्विवेलेंट वेट, 6 आया था, कितना आया था 3 आया, तो कितना रेशियो हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा, कट जाएगा तो 2:1। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इक्विवेलेंट वेट के कॉन्सेप्ट में इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि थोड़ा भाई रेशियो बताओ, निकालो। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि कैसे इक्विवेलेंट वेट निकलता है। जब हम एक को फिक्स रखना है तो दूसरे का जो वेट होता है दैट इज नोन एज इक्विवेलेंट वेट। क्लियर है। फिक्स इसको रखा जाता है जनरली, हाइड्रोजन को रखा जाता है या फिर ऑक्सीजन को रखा जाता है, और सबसे ज्यादा हाइड्रोजन को फिक्स करना है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है सभी को, ठीक है। तो ये बेसिक हो गया इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, ठीक है। और इसके थ्रू तुम किसी का भी निकाल सकते हो, यहाँ नाइट्रोजन का निकल सकता है, मीथेन में निकल सकता है, ठीक है। जो तुम्हें निकालना है उसका निकालो। सपोज एक और रिएक्शन में देता हूँ मीथेन, सपोज CH4 प्लस O2 क्या बनेगा, CO2 प्लस H2 बन जाएगा। रिएक्शन तुम्हें पता है, इसको बैलेंस कर दोगे तो इतना हो जाएगा, यहाँ पर 2 आएगा, ठीक है। यहाँ पर सपोज तुम्हें मीथेन का निकालना है तो ऑक्सीजन दिख गया, ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में निकालेंगे, तो निकालो। तो 1 मोल मीथेन, ये 1 मोल है, ये 2 मोल है, तो 1 मोल का वेट कितना होगा 16 ग्राम, 12 प्लस 4 16। 2 मोल का वेट कितना होगा, एक का 32 होता है, 2 का क्या होता है 64। मतलब तुम कह सकते हो 16 ग्राम के अक्रॉस 64 ग्राम बन रहे हैं। इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए ऑक्सीजन कितना लेना होता है, यस 8 ग्राम लेना होता है। तो 8 ग्राम के अक्रॉस कितना बनेगा, x बनेगा, तो डिवाइड कर लो, रेशियो इक्वल कर लो, तो x कितना आएगा 16 इंटू 8 डिवाइड बाई 64, ये तो आएगा। तो 8 कितना हो जाएगा, 8 8 जा और 8 2 है 16, तो यहाँ पर x कितना आ गया 2 आ गया। मतलब जो इक्विवेलेंट वेट होगा मीथेन का इस रिएक्शन के अंदर वो होगा 2। आगे बात समझ में किस तरीके से हम इक्विवेलेंट वेट को कैलकुलेट करते हैं, क्लियर है इतना, ओके। अब दूसरा सवाल है इक्विवेलेंट वेट का क्या फॉर्मूला होता है। ये तो एक जनरल बेसिक रिएक्शंस के अंदर कैसे कैलकुलेट करता है, रिएक्शंस के अंदर कैलकुलेट करने के बारे में हम और बात करेंगे डिटेल में, ठीक है। बेसिक समझ आ गया हमें कि इक्विवेलेंट वेट क्या होता है। अब अगली चीज है कि इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला क्या होगा। तो इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला लिखने के लिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ। तो इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला अगर हमें लिखना है तो इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला लिखता हूँ मैं। इक्विवेलेंट वेट कैसे निकलता है, इक्विवेलेंट वेट निकलता है आपका मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय समथिंग या फिर एक्स फैक्टर या फिर जिसको हम बोलते हैं वैलेंस फैक्टर, वैलेंस फैक्टर, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय वैलेंस फैक्टर, इसका यूज करके तुम इक्विवेलेंट वेट निकालोगे, ठीक है। अलग अलग कंपाउंड्स का, मॉलिक्यूल्स का अलग अलग तरीके से इक्विवेलेंट वेट निकलता है। जैसे हमारे पास बेसिकली 4 चीजें, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है हमारे पास निकालने का इक्विवेलेंट वेट, दैट इज मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय वैलेंस फैक्टर। रिएक्शंस के अंदर इस तरीके से निकालेंगे जैसा भी मैंने सिखाया। और कोई नई चीज दिख जाए, क्या दिखेगा मैं बताता हूँ तुम्हें। कोई मॉलिक्यूल्स कंपाउंड डायरेक्टली अगर आपके पास गिवन है तो उसको इस फॉर्मूले का यूज करके निकालेंगे। जैसे सपोज हमें एसिड्स का निकालना है। सबसे पहला है CO2 प्लस H2, उसको लिख दो थोड़ा 2H2, ठीक है। सबसे पहला सपोज है हमें किसका निकालना है, पहला इस इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट किसका कैलकुलेट करना है हमने, ऑफ एसिड्स, ठीक है। हमें एसिड्स का कैलकुलेट करना है। तो इक्विवेलेंट वेट एसिड्स का क्या होगा, दैट इज इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला जानते हैं। इक्विवेलेंट वेट इज द मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय एक्स फैक्टर, और एसिड्स के लिए वैलेंस फैक्टर होता है इसका बेसिसिटी, बेसिसिटी, या फिर कह सकते हो तुम नंबर ऑफ रिप्लेसेबल HIN, ठीक है, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल HIN। तो ये होगा इक्विवेलेंट वेट किसका, एसिड का फॉर्मूला, दैट इज मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय बेसिसिटी, या फिर इसी को बोला जाता है नंबर ऑफ रिप्लेसेबल HINs, दैट इज वैलेंस फैक्टर। किस केस में, एसिड के केस में वैलेंस फैक्टर की वैल्यू ये होती है। जैसे सपोज तुम्हें निकालना है HCl का, तो HCl का मॉलिक्यूलर वेट आपको गिवन है, सपोज आपको निकालना है इसका इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर वेट सपोज m है, तो इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, तो देखो इक्विवेलेंट वेट इज द मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय बेसिसिटी या फिर नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H। तो देखो कितने H दिख रहे हैं, एक ही दिख रहे हैं, तो m/1। तो मतलब HCl का मॉलिक्यूलर वेट और इक्विवेलेंट वेट क्या आएगा, सेम आएगा, क्लियर है। अगर तुम्हें H2SO4 का निकालना है तो देखो इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना मान लेते हैं, अगर m मान लेते हैं तो इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, इक्विवेलेंट वेट इज द मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय बेसिसिटी या नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H। तो कितने H दिख रहे हैं आपको, 2 दिख रहे हैं, तो क्या जाएगा इसका m/2 हो जाएगा। तो अगर मॉलिक्यूलर वेट H2SO4 का m है तो इसका इक्विवेलेंट वेट होगा आपका m/2, क्लियर है। सिमिलरली इस तरीके से आप एसिड का निकाल सकते हो, पर थोड़ा सा ध्यान रखना है। सपोज H3, तो हमारे पास क्या है, H3PO4 हो गया,
H3PO3 हो गया और H3PO2 हो गया, इनका थोड़ा ध्यान रखना है। दीज आर द ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस। फास्फोरस के क्या होते हैं आपके ऑक्सो एसिड्स होते हैं। जैसे सपोज H3PO4 इसका मॉलिक्यूलर वेट m है, इसका भी m मान लेते हैं, इसका भी m मान लेते हैं। मॉलिक्यूलर वेट तो सबको निकालना आता होगा, है ना, तो m मान के चल रहे हैं। इसका इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, तो तुम्हें पहली नजर में देखने में लगेगा कि मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय सर ने बोला है नंबर ऑफ रिप्लेसेबल है, तो तीनों में 3 3 3, मतलब तीनों का तुम लगा दोगे m/3 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 ये लगा दोगे, है ना। तो हो सकता है गलत हो जाए, क्यों, क्योंकि ऑक्सो एसिड्स ये होते हैं बिकॉज ऑफ स्ट्रक्चर। तुमने स्ट्रक्चर अगर ध्यान नहीं दिया तो गलती हो सकती है यहाँ पर। तो देखो H3PO4 का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं आपको, तो P फास्फोरस कितने कोवेलेंसी 5 भी शो करता है, तो कितने बॉन्ड बनाएगा 5 बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड हो गया 1 2 3, ठीक है। पहले इसका बना रहा हूं H3PO4 का, तो देखो फास्फोरस ने पहले डबल बॉन्ड O बना दिया, कितने O बच गए 3 O बच गया और 3 H बच गया, तो तीनों में 3 O बना दिया और तीनों के साथ क्या बना दिया H बना दिया, ठीक है। तो देखो इस बार ये तीनों के तीनों रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ जुड़े हैं, ये भी ध्यान रखना है। वही रिप्लेसेबल होता है, वही H+ रिप्लेसेबल होता है जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जुड़ा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर H तीनों निकल सकता है, तो इसीलिए ये m/3 सही है, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ स्ट्रक्चर H3PO3 का बनाएंगे, इसका बनाएंगे स्ट्रक्चर, तो क्या बनेगा देखो जरा, P यही डबल बॉन्ड हो 1 2 3 बना दिया, सबसे पहले इसका ये है। अब कितने ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन ऑलरेडी बना दिया, कितने बच गए 2 बच गए, तो 2 जगह क्या होगा ऑक्सीजन होगा, और कितने हाइड्रोजन बचे हैं 3, तीनों में एक हाइड्रोजन जोड़ दो 1 2 3। तो अब देखो ये वाला और ये वाला रिप्लेस हो सकता है, ये वाला रिप्लेस नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि डायरेक्टली फास्फोरस से अटैच्ड है, फास्फोरस इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होता है, तो केवल यहाँ पर ये और यही रिप्लेसेबल है, मतलब इसकी वैल्यू m/3 नहीं होगी, क्या होगी इसकी m/2 होगी। आई बात समझ में। सिमिलरली अगर H3PO2 की बात करते हैं, तो H3PO2 का स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो H3PO2 का स्ट्रक्चर कैसा बनेगा आपका, इसी स्टाइल में P डबल बॉन्ड O बन गया 1 2 3, कितने ऑक्सीजन आ गए, एक ऑक्सीजन आ गया, कितने ऑक्सीजन बच गए, एक बचे हैं, तो एक ऑक्सीजन आ जाएगा, कितने हाइड्रोजन बचे हैं 3, तो तीनों में क्या जुड़ जाएगा हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। तो ये और ये रिप्लेसेबल नहीं, केवल कितना रिप्लेसेबल है 1, तो इसका m/3 नहीं होगा, इसका भी इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, केवल m होगा या m/1 होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं, और जनरल एसिड्स का तो सिंपल लग जाएगा, पर कुछ ऑक्सो एसिड्स होते हैं उनका आपको ध्यान रखना है, वो ऐसा क्यों नहीं होता है, बिकॉज ऑफ देयर स्ट्रक्चर्स। क्लियर है, ओके। नेक्स्ट ये हमारा एसिड्स के बारे में बात होगी। सेकंड इज इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस। अब हम बात करते हैं किसकी, बेस की बात करते हैं। बेस के लिए भी सेम टू सेम है, क्या फॉर्मूला बनेगा, इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला बन जाएगा, जैसे ये वाला फॉर्मूला यूज करो, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय वैलेंस फैक्टर क्या होगा, जैसे एसिड के केस में वैलेंस फैक्टर बेसिसिटी है, तो इस केस में क्या हो जाएगा वैलेंस फैक्टर एसिडिटी हो जाएगा, या फिर जैसे इसमें नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H+ है, तो इसमें क्या हो जाएगा नंबर ऑफ रिप्लेसेबल, यस नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH- ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसके लिए इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला बन जाता है, किसके लिए, बेस के लिए, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH- या फिर एसिडिटी। जैसे एग्जांपल सपोज तुम्हारे पास NaOH है, NaOH का मॉलिक्यूलर वेट अगर m है, ठीक है, तो इसका इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, तो देखो कितना OH है 1, तो इक्विवेलेंट वेट आपका हो जाएगा m/1, समझ लो। आपके पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है CaOH2, तो अगर इसका मॉलिक्यूलर वेट m है, तो इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा, देखो कितने रिप्लेसेबल OH दिख रहे हैं आपको, 2 दिख रहे हैं, तो इसका इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा आपका m/2। तो इस तरीके से तुम लोग एसिड का और बेस का इक्विवेलेंट वेट चेक करते हो। क्लियर है इतनी बात समझ आ गई सभी को, ओके। तो अब बात करते हैं थर्ड, दैट इज इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्ट्स। ठीक है, तो नेक्स्ट थर्ड इज इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्ट्स के बारे में बात करते हैं। एसिड देख लिया, बेस देख लिया, नाउ सॉल्ट। तो सॉल्ट के लिए क्या होगी, सबसे पहले फॉर्मूला तैयार करते हैं, तो इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला क्या होगा, दैट इज मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय वैलेंसी, ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय वैलेंसी, ठीक है। ध्यान रखना है एसिड के लिए जो वैलेंस फैक्टर की वैल्यू होती है बेसिसिटी होती है, बेस के लिए वैलेंस फैक्टर की वैल्यू एसिडिटी होती है, और सॉल्ट्स के लिए वैलेंस फैक्टर की वैल्यू वैलेंसी होती है। जैसे सपोज वैलेंसी मतलब उसमें चार्ज कितना है और उसका मैग्नीट्यूड पकड़ना है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कोई सा भी सॉल्ट लोगे उसमें जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। जैसे NaCl
NaCl में कितना चार्ज होता है, +1 -1। तो अगर इसका मॉलिक्यूलर वेट, और यहाँ देता हूँ इक्विवेलेंट वेट, तो अगर इसका मॉलिक्यूलर वेट m है तो इक्विवेलेंट वेट भी कितना होगा, m/1, क्योंकि इसमें +1 और -1 चार्ज ही होगा ना। ठीक है, आप देखो अगर मैग्नीशियम सल्फेट, तो मैग्नीशियम सल्फेट में क्या चार्ज होता है, देखो किसमें ब्रेक होता है, अभी ब्रेक करना आपको आता है, Mg2+, SO4 2-, तो देखो 2+ चार्ज है, 2- चार्ज है, तो अगर मॉलिक्यूलर वेट m होगा तो इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, m/2। ठीक है, यही वैलेंसी है इसकी, मैग्नीट्यूड पकड़ना है। ठीक है, AlCl3 किसमें ब्रेक होगा, तो Al3+ और 3Cl-, तो देखो प्लस चार्ज कितना हो गया, 3+ का प्लस चार्ज और माइनस, एक क्लोरीन में -1 है पर 3 क्लोरीन है, 3 में कितना गया, -3, तो देखो -3+3, फिर से मतलब अगर मॉलिक्यूलर वेट इसका m है तो इक्विवेलेंट वेट क्या होगा इसका, m/3 होगा। आगे बात समझ में, क्योंकि सिंपल है भाई, चार्ज सेम रहता है सॉल्ट में। सपोज तुम्हारा हो गया एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 होल थ्राइस, किसमें ब्रेक होगा, तो देखो 2Al और चार्ज कितना होता है 3+, ब्रेक करना आता होगा आप लोग को। सल्फेट कितने मिलेंगे, 3SO4 मिलेगा और चार्ज क्या होगा, पहले वाले का -2-, तो देखो 3×2=6, टोटल पॉजिटिव चार्ज 6 हो गया, 3×2=6, टोटल नेगेटिव चार्ज भी 6 हो गया। मतलब अगर मॉलिक्यूलर वेट m है तो इक्विवेलेंट वेट क्या होगा आपका, m/6 होगा। समझ लो, 3×2=6, क्योंकि एक एल्यूमिनियम में 3+ चार्ज है, तो पर 2 एल्यूमिनियम में कितना होगा, 6+ चार्ज होगा। सिमिलरली एक सल्फेट में 2- चार्ज है, तो 3 सल्फेट में कितना होगा, 6- चार्ज होगा। तो मैग्नीट्यूड हमने लेना है तो हमने 6 ले लिया। ठीक है, तो इस तरीके से तुम एसिड का, बेस का और सॉल्ट्स का इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हो। आयंस का भी इसी तरीके से निकलता है। अगर मैं बात करूं आयंस का कैसे निकलेगा, तो आयंस के लिए एकदम सिंपल है, जो भी मॉलिक्यूलर वेट होगा उसका 4 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, चलो निकाल लेते हैं, यहाँ निकाल देते हैं। आयंस का कैसे निकालेंगे, इसको रहने दो, ये हमारे पास मेन फॉर्मूला था इक्विवेलेंट वेट का। ठीक है, तो 5th हो गया हमारे पास, सॉरी 4th हो गया। इक्विवेलेंट वेट आपको किसका निकालना है, वेट ऑफ आयंस। ठीक है, तो आयंस का निकालना है, तो आयंस का कैसे निकलेगा, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय चार्ज। क्या चार्ज है उसके अंदर, ये याद रखने की जरूरत नहीं है, वैसे ये डायरेक्टली इसमें बेस्ड होता है। ठीक है, जैसे सपोज तुम्हें सोडियम आयन का निकालना है, तो सोडियम का देखो मॉलिक्यूलर वेट अगर m होगा तो चार्ज कितना है, +1, तो इसका क्या होगा, m/1 होगा। ठीक है, एल्यूमिनियम आयन का निकालना है 3+ का, तो मॉलिक्यूलर वेट इसका m है, एल्यूमिनियम का जान दो तो इक्विवेलेंट वेट क्या होगा इसका, m/3 होगा। समझ लो, कैल्शियम आयन का निकालना है, कैल्शियम क्या होता है, या कॉपर आयन होता है। ठीक है, कैल्शियम ले लो, कॉपर ले लो, कॉपर सल्फेट के अंदर Cu2+ का निकालना है, तो उसका मॉलिक्यूलर वेट अगर m होगा तो इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, m/ चार्ज कितना है इसका, 2m/2। तो इस तरीके से तुम आयंस का भी इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हो। क्लियर हो गई बात। तो इस तरीके से हमने चार इक्विवेलेंट वेट निकालना सीख लिया, एसिड का, बेस का, सॉल्ट्स का और आयंस का। ठीक है, अब हम बात करते हैं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज इक्विवेलेंट वेट इन केस ऑफ रिएक्शंस, या फिर ऑक्सीडेशन नंबर, या फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तब इक्विवेलेंट वेट क्या होगा वो निकालना देखते हैं, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है तो ये भी इंपॉर्टेंट, ऐसा नहीं कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट है, पर ये बेसिक है, सब आई थिंक सबको पता रहता है। पर अब जो मैं सिखाऊंगा उसको जरा ध्यान से सुनना। ठीक है, तो इसके लिए पूरा बोर्ड क्लीन कर लेते हैं पहले, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। ओके, तो हम लोग 4 पार्ट ऑलरेडी देख चुके हैं, है ना, इक्विवेलेंट वेट निकालने का। नाउ लेट्स टॉक अबाउट 5th, जो हमारा लास्ट पार्ट है, 5th पार्ट, दैट इज इक्विवेलेंट वेट ऑफ कंपाउंड। उन कंपाउंड्स का निकालना है इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, जहां क्या हो रहा होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा होगा। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस पॉइंट से ही सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जहां इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा होगा वहां पर इक्विवेलेंट वेट कैसे निकलेगा। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहली बात तो आपको पता होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर में दो फिनोमिना चलते हैं, एक होता है ऑक्सीडेशन और एक होता है रिडक्शन। ये पता होगा सभी को, है ना। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और रिडक्शन का मतलब क्या होता है आपका, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और या फिर कह सकते हो कि इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, जनरल वे में समझना है तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर, इसको बोलते हैं हम डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट। पता है सभी को कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है। अब सवाल है कैसे निकलेगा जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा उस केस में। तो सबसे पहली बात यह है, या सबसे पहले मैं आपको इसके लिए जनरल फॉर्मूला, आप लोग को इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला पता ही है। इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय वैलेंस फैक्टर। ठीक है, ये था हमारा जनरल फॉर्मूला जो मैंने थोड़ी देर पहले यहाँ पर लिखा हुआ था।
ठीक है, सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट होता है, एसिड के लिए अलग होता है, बेस के लिए अलग, सॉल्ट्स के लिए अलग। एंड सिमिलरली जो हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के बारे में बात करेंगे वहां पर भी इस एक्स की दैट इज वैलेंस फैक्टर की वैल्यू क्या होगी, डिफरेंट होगी। क्या होगी वो जरा देखो। तो इसके अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं केस 1 की। केस 1 ये कह रहे हैं व्हेन ओनली ऑक्सीडेशन और रिडक्शन टेक प्लेस, व्हेन ओनली ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ठीक है। जब हमारा क्या होगा, केवल या तो ऑक्सीडेशन होगा या तो रिडक्शन होगा, वो वाला केस हमने पकड़ा है, ठीक है। सेकंड केस पकड़ेंगे जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होगा, मतलब रिडॉक्स रिएक्शन होगी। आगे बात समझे। फिलहाल हम बात कर रहे हैं ऐसे केस का जिसमें केवल ऑक्सीडेशन हो रहा है या तो रिडक्शन होगा, ठीक है। तो देखो, तो इसके लिए एक्स की वैल्यू वही होगी, दैट इज इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल्स टू क्या होगा इसके लिए, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर पर मोल, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोल। एक मोल के अंदर या एक मॉलिक्यूल के अंदर कितना चेंज हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर में, दैट इज द वैलेंस फैक्टर इन दिस केस, ठीक है। कैसे निकलता है, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट पर मोल में कितना चेंज हो रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट में या ऑक्सीडेशन नंबर पे, यही होता है इसका वैलेंस फैक्टर। किस केस में, जब या तो केवल ऑक्सीडेशन होगा या तो केवल रिडक्शन होगा। एग्जांपल समझो। तो एग्जांपल के लिए यहाँ पर एक काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल मैं ले रहा हूं आपको। आपने सुना होगा डाइक्रोमेट सुने होंगे, परमैंगनेट सुने होंगे, इनका एग्जांपल सुना होगा आपने। बेसिकली क्या होता है, यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं परमैंगनेट की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो सपोज पोटेशियम परमैंगनेट है, पोटेशियम परमैंगनेट क्या होता है आपका, KMnO4 होता है। इसको मैं डालता हूँ ऐसे, मार्कर दूसरा ले लेते हैं, KMnO4 होता है आपका, ठीक है। इसको तुम ब्रेक कर सकते हो किसमें, K पॉजिटिव एंड MnO4 माइनस में ब्रेक कर सकते हो ना। तो मैं केवल अभी MnO4 पकड़ रहा हूँ, ठीक है। ये पूरा नहीं पकड़ूंगा क्योंकि भाई नेक्स्ट में सोडियम है तो कहानी सेम होगी। केवल अभी हमें इस परमैंगनेट आयन का पकड़ना है, ठीक है। परमैंगनेट आयन क्या बोलता है, ये पकड़ लें तो देख लो क्या होगा। तो सबसे पहली बात है, पहली रिएक्शन, कुछ रिएक्शन लिख रहा हूं, MnO4 माइनस, ठीक है। परमैंगनेट आयन है, कौन सा आयन है, परमैंगनेट आयन, ठीक है। अच्छा, एक चीज का ध्यान रखना, जो रिएक्शंस होती हैं, रिडॉक्स रिएक्शन जहां ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है, वो किस मीडियम में होती है, वो एसिडिक में भी होती है, बेसिक में भी होती है, और कुछ रिएक्शंस न्यूट्रल मीडियम में भी होती है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है कि रिएक्शन कौन से मीडियम में चल रही है। जैसे सपोज जो MnO4 माइनस है, ये मैं बात कर रहा हूँ सपोज आपके एसिडिक मीडियम के अंदर बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो एसिडिक मीडियम के अंदर क्या देता है, ये सब जने याद रखेंगे, जैसे मैंने याद रखा हुआ है, आप लोग भी याद रखेंगे कुछ का। ये देता है Mn2+, किस मीडियम के अंदर, एसिडिक मीडियम के अंदर। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैं लिखूंगा, ठीक है। और सब जने याद रखेंगे क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट यहीं से क्वेश्चन बनेगा, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा। तो आप लोगों को पता रहना चाहिए जो परमैंगनेट आयन होता है एसिडिक मीडियम में Mn2+ देता है। कैसे देता है, क्यों देता है, ये सबका रीजन मैंने आपको रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर समझा रखा है, ठीक है। तो अभी रीजन नहीं जानेंगे क्योंकि रीजन जाएंगे तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। अभी हमें बेसिक कॉन्सेप्ट है इक्विवेलेंट वेट समझना है ना। तो इक्विवेलेंट वेट में इतना समझोगे काफी है तुम्हारे लिए कि MnO4 माइनस परमैंगनेट आयन जो बेसिक एसिडिक मीडियम में होता है, मैग्नीज आयन दैट इज Mn2+ देता है, ठीक है। तो देखो कितना चेंजेस हो रहा है। तो मैग्नीज का यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हो तुम लोग, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आता होगा। Mn का क्या होगा, X, ऑक्सीजन का कितना होता है 4 2 8 और -8 इज इक्वल टू -1, तो X कितना आएगा, -8 हो जाएगा +7। मतलब यहाँ पर जो Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट आया +7 से कितना चेंज हो रहा है, देखो +2 में जा रहा है। और यहाँ पर कितने टोटल, एक ही है, तो कितने का चेंज हो रहा है, 7 से 2 में गया, कितने यूनिट का चेंज हुआ, 5 का। और क्या हुआ, देखो 7 से 2 रिडक्शन हुआ, तो 5 क्या हुआ, रिडक्शन हुआ, रिडक्शन हुआ लिख देता हूँ। रिडक्शन कितने यूनिट का हुआ, 5 यूनिट का हुआ। और एक मोल है तो एक मोल ही चेक करेंगे। तो देखो एक मोल के अंदर जो Mn का हो रहा है 5 यूनिट का रिडक्शन हो रहा है, मतलब डिक्रीज हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर में, समझ लो। यही हो गया। तो इसका इक्विवेलेंट वेट अगर तुम्हें निकालना है तो इक्विवेलेंट वेट क्या आएगा, सपोज इसका मॉलिक्यूलर वेट मैं M मान लेता हूँ, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है, इक्विवेलेंट वेट कैसे आएगा, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोल। तो चेंज कितने का हो रहा है, 5 का हो रहा है, 5 यूनिट का, तो M/5। तो ये होता है इसका इक्विवेलेंट वेट। इट इज परमैंगनेट आयन का इक्विवेलेंट वेट किसमें, आपका एसिडिक मीडियम में होता है M/5। ये भी ध्यान रखना है, मीडियम का, एसिडिक मीडियम में M/5, ठीक है। सेकंड ले रहे हैं, सेम टू सेम ले रहे हैं, MnO4 परमैंगनेट आयन की ले रहे हैं, MnO4 माइनस की ले रहे हैं।
इस बार ले रहे हैं हम न्यूट्रल मीडियम में। न्यूट्रल मीडियम में देते हैं ऑक्साइड, दैट इज MnO2 देते हैं। क्या देते हैं? MnO2। किस मीडियम में? अभी हमने बात करी न्यूट्रल या फिर फीवली बेसिक। फीवली बेसिक का मतलब समझते होंगे आप लोग, कम बेसिक थोड़ा सा, ठीक है। तो इसमें हम क्या देखेंगे? तो इसमें देखो यहाँ तो यही होगा, सेम टू सेम, +7 ही आएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आता है आप लोग को, +7। यहाँ देखो कितना आएगा, 4, और ये आएगा +4। तो +7 से +4 कितने का चेंज दिख रहा है आप लोग को? तो देखो 3 यूनिट का चेंज दिख रहा है। और क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। तो 3 यूनिट का क्या हो रहा है आपका? रिडक्शन हो रहा है। 3 यूनिट का रिडक्शन हो रहा है। और देखो एक ही है तो एक ही से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और एक मोल है, एक मोल ही हो रहा है। तो इस केस में जब इक्विवेलेंट वेट तुम निकालोगे, तो अगर सपोज इसका एक मॉलिक्यूलर वेट हमने मान के चला हुआ है कितना, m माना हुआ है, तो इस केस में इक्विवेलेंट वेट कितना आएगा आपका? इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल्स टू m/3। यस, इस केस में इक्विवेलेंट वेट आएगा m/3। आई बात समझ में? एसिडिक केस में परमैंगनेट का इक्विवेलेंट वेट होता है m/5। न्यूट्रल केस में MnO4 का इक्विवेलेंट वेट होता है m/3, क्योंकि रिएक्शन चेंज कर रही है, मीडियम बदल दिया तो डेफिनेटली रिएक्शन तो बदलेगी, ठीक है। एक और पकड़ते हैं इसको बेसिक मीडियम में, काफी इंपॉर्टेंट है तीनों के तीनों एग्जांपल, तो सबको याद रहना चाहिए। तो MnO4 जो बेसिक मीडियम में डालोगे, ये परमैंगनेट बना देता है मैग्नेट। MnO4 MnO4 2-, ये कौन सा मीडियम है आपका? बेसिक मीडियम है। तो बेसिक मीडियम में क्या होगा? तो देखो यहाँ जानते हो +7 है, और यहाँ कितना होगा? 4 2 8, और वहां जाएगा +6, ठीक है। +6 हो जाएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, समझते हो आप लोग कैसे निकालते हैं भाई? x करोगे 4 1 का -2, 4 का -8 इक्वल्स टू -2, तो x कितना आएगा? -8 उधर जाएगा, -2 +8 दैट इज +6। x का आ गया +6, ठीक है। तो देखो +7 से +6 कितने यूनिट का चेंज हुआ? 1 यूनिट का। और क्या हुआ? 7 से 6 दिया मतलब रिडक्शन हुआ। आई बात समझ में? तो अगर इस केस में इक्विवेलेंट वेट निकालना है, तो इक्विवेलेंट वेट क्या आएगा आपका? m/1 आ जाएगा। आई बात समझ में? तो यही ध्यान रखना है, जो परमैंगनेट होता है उसका इक्विवेलेंट वेट m/5 होता है एसिडिक मीडियम में, बेसिक मीडियम में होता है m/3, और सॉरी न्यूट्रल मीडियम में होता है m/3, एंड बेसिक मीडियम में होता है m/1। इतनी बात समझ आ गई? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। साथ ही साथ एक चीज का और ध्यान रखो, एक चीज और देखो MnO4 का तीनों के तीनों मीडियम में क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। यहाँ भी रिडक्शन हुआ, यहाँ भी रिडक्शन हुआ, यहाँ भी रिडक्शन हुआ। मतलब ये खुद कौन सा एक एजेंट होगा? तो आपको पता है कुछ एजेंट्स होते हैं जो खुद क्या करते हैं? रिड्यूस करते हैं। देखो रिडक्शन हुआ है, तो कौन सा एजेंट होगा? ये आपको होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और एक बहुत ही बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। यहाँ से हम इस चीज को प्रूव भी कर सकते हैं, क्योंकि ये एसिडिक, न्यूट्रल और बेसिक तीनों मीडियम के अंदर क्या हो रहा है? खुद रिड्यूस कर रहा है। तो डेफिनेटली दूसरे को क्या कर रहा होगा? ऑक्सीडाइज कर रहा होगा, जिसको इसके साथ तुम रखोगे, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है MnO4, क्योंकि खुद क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है। देखो यहाँ भी रिड्यूस, यहाँ भी रिड्यूस, 7 से 2 में जाना मतलब रिडक्शन। तो जिसका खुद का रिडक्शन होता है वो कौन सा एजेंट होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो MnO4 इज KMnO4 इज अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट। इतनी बात आ गई समझ में? और ये जो MnO4 2- होता है, इस आयन को हम बोलते हैं मैग्नेट आयन। जैसे इस आयन को क्या बोलते हैं? परमैंगनेट आयन। MnO4 2- हो गया, इस आयन को क्या बोला जाता है? मैग्नेट आयन, ठीक है। इस आयन को बोला जाता है मैग्नेट आयन। जैसे वो परमैंगनेट था, मैग्नेट आयन, ठीक है, इस आयन को बोलते हैं मैग्नेट आयन। इतनी बात क्लियर है? तो ये 3 एग्जांपल हो गए आपके पोटेशियम परमैंगनेट या सोडियम परमैंगनेट, कोई भी बात करो, हमने आयन को लेके बात कर लिया, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं, 2 एग्जांपल और काफी इंपॉर्टेंट है डाइक्रोमेट के लिए। तो डाइक्रोमेट, अगर तुम पोटेशियम डाइक्रोमेट लोगे तो क्या होगा? K2Cr2O7 होगा, दैट इज पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो अगेन इसको तुम ब्रेक कर सकते हो कि इसमें 2 टाइम्स K+ एंड Cr2O7 2-, ये तो इसी में तो ब्रेक करोगे, 2 टाइम्स मिलेगा तुम्हें K+ और Cr2O7 का इसका चार्ज 2- मिल जाएगा। तो दिस इज नोन एज डाइक्रोमेट आयन। इसी को क्या बोलते हैं? डाइक्रोमेट आयन। तो इसमें भी हम केवल इस डाइक्रोमेट आयन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो इसको निकाल लेते हैं। तो हमें क्या बात करनी है? डाइक्रोमेट आयन की। तो डाइक्रोमेट आयन क्या है हमारा? Cr2O7 2-। अच्छा, एक इसको बात करने से पहले क्वेश्चन यहाँ से उठा लेते हैं। यहाँ पर एक छोटा क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि फाइंड द रेशियो ऑफ, अभी बात करते हैं, छोटा क्वेश्चन याद आ गया मुझे, उसकी बात कर लेते हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ इक्विवेलेंट वेट ऑफ MnO4- in acidic, बेसिक एंड न्यूट्रल मीडियम, ठीक है। ये छोटा सा क्वेश्चन भी डायरेक्टली कभी कभी एग्जाम में बन जाता है कि बताओ फाइंड द रेशियो ऑफ इक्विवेलेंट वेट का रेशियो बताना है ऑफ MnO4 का किस इसमें? एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल मीडियम के अंदर, ठीक है। तो पता है आपको एसिडिक में क्या होता है? m/5
रेशो बेसिक में क्या होता है, तो बेसिक में ये होता है m/1 रेशो, और इसमें क्या है न्यूट्रल में, दैट इज m/3 m/3। तो कॉमन क्या होगा, 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, m से m तो हटेगा, तो 15 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 15/5, 15/1 और ये क्या आएगा 15/3, तो कट गया 5 3 जा और 3 5 जा, तो क्या रेशो आ गया 3:15:5। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। पर ध्यान रखना है किस इसका, एसिडिक बेसिक न्यूट्रल का है। हो सकता है एग्जाम में एसिडिक न्यूट्रल बेसिक हो, तो रट के मत जाना कि ये आंसर होते हैं। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना, रटना मत, केवल कॉन्सेप्ट समझो। ठीक है, तो देखो इतनी बात समझ आ गई। ठीक है, ओके, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड हो गया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फोर्थ। तो फोर्थ में बात कर रहा था कि किसकी, क्रोमेट की। तो क्रोमेट क्या आपका क्रोमेट Cr2O7 2- है, ये था अभी पीछे मैंने बताया था क्रोमेट कैसे लिखना है। तो Cr2O7 2- हो गया आपका। ठीक है, तो सबसे पहली बात करते हैं इसको एसिडिक मीडियम में। तो एसिडिक मीडियम में क्या देगा, अगर एसिडिक मीडियम की बात करोगे तो ये आपको देगा Cr3+ देता है। ठीक है, इस मीडियम में आपके एसिडिक मीडियम के अंदर, एसिडिक मीडियम के अंदर क्या देता है Cr3+ देता है। तो एसिडिक मीडियम के अंदर देखोगे तो क्या होगा, ज्यादा ध्यान से देखो, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं। यहाँ पर आएगा क्या, इसको x मानेंगे तो 2 है, तो 2x हो गया। यहाँ पर निकालता हूँ, यहाँ पर रिएक्शन लिखूंगा 2x - 7 2 14 = -2, तो 2x = कितना आ गया 12, दैट इज x = कितना आ गया +6। तो देखो यहाँ क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया +6 और यहाँ कितना है +3, मतलब 6 से 3 जा रहा है, कितने यूनिट का चेंज हो रहा है 6 से 3 जा रहा है, कितने यूनिट का चेंज हो रहा है 3 यूनिट का चेंज हो रहा है और रिडक्शन हो रहा है। 6 से 3 क्या मतलब रिडक्शन हुआ, कितने यूनिट का 3 यूनिट का। अब यहाँ पर ध्यान ये रखना है, देखो यहाँ एक क्रोमियम में 3 यूनिट का रिडक्शन हो रहा है, पर यहाँ क्रोमियम है कितने 2 क्रोमियम है, तो 2 क्रोमियम के लिए कितने का होगा 3 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, क्योंकि 2 क्रोमियम है ना। क्योंकि एक यहाँ क्यों नहीं करा, क्योंकि यहाँ पर देखो एक ही था, तो अगर 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही तो आएगा, पर यहाँ पर क्रोमियम कितना है 2, तो एक क्रोमियम के लिए कितने का चेंज हुआ 3 का चेंज हुआ, तो 2 के लिए कितने का चेंज हुआ 3 2 जा, दैट इज 6 यूनिट का रिडक्शन हो जाएगा। तो दिस इज योर मेन थिंग, दैट इज 6 यूनिट। तो अब जब तुम इक्विवेलेंट वेट निकालोगे तो इक्विवेलेंट वेट क्या आएगा आपका, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर वेट, सपोज इसका m मान लेता हूं, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट पर मोल। तो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट पर मोल, देखो इसके आगे एक ही मोल लिखा है, तो एक मोल के अंदर कितने का चेंज हो रहा है टोटल 6 का, तो ये इसका इक्विवेलेंट वेट होगा। मतलब Cr2O7 का मतलब डाइक्रोमेट आयन का जो इक्विवेलेंट वेट होता है एसिडिक मीडियम में, वो होता है आपका m/6। ठीक है, बात समझ आ गई। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट बेसिक मीडियम। बेसिक मीडियम में कितना होगा इसका, तो बेसिक मीडियम की बात करते हैं तो Cr2O7 2- लेते हैं। Cr2O7 2- किस में ब्रेक होगा, ये आपका समझते हो, ये क्या है आपका ये डाइक्रोमेट आयन है। तो डाइक्रोमेट आयन जो बेसिक मीडियम में होता है, बेसिक मीडियम में ये आपका देता है क्रोमेट आयन दे देता है। क्या दे देगा आपको, क्रोमेट आयन। क्रोमेट आयन क्या होता है CrO4 2-। क्रोमेट आयन क्या होता है आपका CrO4 2-। अब बहुत ध्यान से समझना है इस चीज को, बेसिक मीडियम ये रहता है बेसिक मीडियम के अंदर। ठीक है, बहुत ध्यान से समझो। चलो यहां से लिख देता हूं, दिस इज नोन एज क्रोमेट आयन, दिस इज नोन एज क्रोमेट आयन। और ये या फिर ये तो दोनों सेम ही, इनको क्या बोलते हैं डाइक्रोमेट। मैं लिख देता हूं इसके लिए डाइक्रोमेट, इसको बोलते हैं डाइक्रोमेट आयन। ठीक है, तो बेसिक मीडियम में डाइक्रोमेट क्या देता है, क्रोमेट देता है। जैसे हमने इसमें OH- डाला, इसने क्या दिया क्रोमेट दी। अब जरा देखो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा इसका कितना, निकालोगे ऊपर +6। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना, +6 आएगा। यहाँ पर निकालोगे देखो, यहाँ पर भी आपका 4 2 8 +6, यहाँ पर भी क्या देखो निकाल रहे हो x - 4 2 8 = -2, तो x कितना आ गया +6, तो मतलब यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया आपका +6 आया। अब यहाँ पर आएगा ट्विस्ट, तो देखो यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन स्टेट +6, यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन स्टेट +6, मतलब क्या कोई चेंजेस हो रहे हैं, क्या कोई चेंजेस दिख रहे हैं, क्या चेंजेस तो दिख ही रहे हैं। तो अगर चेंजेस ही नहीं दिख रहा है तो यहाँ तो इक्विवेलेंट वेट निकाल ही नहीं पाएंगे हम, यहाँ तो इक्विवेलेंट वेट तुम निकाल ही नहीं पाओगे, क्योंकि देयर इज नो चेंजेस इन ऑक्सीडेशन स्टेट। बात समझ लो। तो यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर चेंजेस नहीं होता है, मतलब तुम इसका अभी फिलहाल जब तक तुमने इसको बेसिक मीडियम में डाला, यू कैन नॉट कैलकुलेट द इक्विवेलेंट वेट। क्लियर है, क्योंकि यहाँ पर भी +6 है, यहाँ पर भी +6 है, देयर इज नो चेंजेस। और ये साथ ही साथ ये जो रिएक्शन चलती है, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, या फिर कह सकते हो एक नॉन रिडॉक्स रिएक्शन है, इट इज नॉट अ रिडॉक्स रिएक्शन। देखो यहाँ पर
चेंज दिख नहीं रहा है हमें, तो इट इज अ नॉन रिडॉक्स रिएक्शन, नॉन रिडॉक्स रिएक्शन। और साथ ही साथ कह सकते हो इट इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन होती है? रिवर्सिबल रिएक्शन भी होती है। रिवर्सिबल का मतलब क्या है? जैसे ही तुम Cr2O7 में OH माइनस मतलब बेस डाल रहे हो तो CrO4 बन रहा है, इसमें अगर तुम एसिड डाल दो दैट इज H प्लस डाल दो तो ये दोबारा क्या बना देगा? Cr2O7 2 माइनस बना देगा। आई बात समझ में? मतलब क्या हुआ इसका? इसका मतलब ये होगा कि जब Cr2O7 में बेस डाल रहे हैं तो CrO4 बन रहा है, और इसमें अगर एसिड डालेंगे H प्लस का मतलब एसिड, तो दोबारा क्या बनेगा आपका? Cr2O7 2 माइनस बनेगा। इसलिए रिवर्सिबल रिएक्शन भी हम इसको बोलते हैं। बात समझ ली? आगे बात समझ में? और ये नॉन रिडॉक्स रिएक्शन है क्योंकि कोई चेंजेस हमें दिख नहीं रहे। ठीक है, अच्छा एक चीज और, तो कोई चेंजेस नहीं दिख रहा है तो देखो इसमें ये क्या ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा क्या? नहीं। पर यहाँ पर क्या हो रहा है? तो देखो इसका रिडक्शन हो रहा है, मतलब ये कौन सा एजेंट है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, क्योंकि खुद का रिडक्शन हो रहा है तो दैट्स व्हाई इट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। पर इस केस में तो कुछ भी नहीं है, समझ लो। तो यहाँ से तुम जो Cr2O7 2 माइनस होता है इट विल बिहेव एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ओनली इन एसिडिक मीडियम। ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट लिख देता हूँ, Cr2O7 2 माइनस बिहेव एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ओनली इन एसिडिक मीडियम। केवल एसिडिक मीडियम में ये एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, बेसिक में काम नहीं करता है। आगे बात चल रहा है, तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन बन जाता है। तो क्यों नहीं बनता तो तुम लोग बता सकते हो, क्योंकि देयर इज नो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंज ही नहीं हुआ तो भाई कहां से ऑक्सीडेशन एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट होगा? क्लियर हो गया? ओके, तो अगर अभी मैं इसको थोड़ा और बता रहा हूँ, एक चीज और ध्यान रखो, कभी कभी ये भी देख लिया जाता है कि भाई Cr2O7 ज्यादा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्योंकि यहाँ पर तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहे हैं, या फिर MnO4 माइनस ज्यादा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो डेफिनेटली कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अच्छा होगा? MnO4 माइनस। क्यों? क्योंकि MnO4 माइनस एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल तीनों मीडियम में एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम कर रहा है, पर Cr2O7 2 माइनस केवल एसिडिक मीडियम में एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम कर रहा है। इतनी बात आगे समझ में? ओके, तो यहाँ पर एक छोटी सी बात और कर लेते हैं हम लोग। जो Cr2O7 2 माइनस होता है ये देखो एसिड डालने में बन रहा है, मतलब ये एसिडिक मीडियम में स्टेबल होगा। मतलब यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ बनता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि बताओ एसिडिक मीडियम में कौन सा आयन ज्यादा स्टेबल होता है, क्रोमेट की डाइक्रोमेट? तो अगर H प्लस डाल के ये बन रहा है तो मतलब एसिडिक मीडियम के अंदर कौन सा स्टेबल होगा आपका? Cr2O7 2 माइनस स्टेबल होगा, और इसमें बेस डाल के ये बन रहा है तो मतलब बेसिक मीडियम के अंदर कौन सा स्टेबल होगा आपका? CrO4 2 माइनस स्टेबल होगा। ये सब जने को याद रखेंगे, यहाँ से हम बता भी सकते हैं इसको, क्योंकि इसमें हमने जैसे ही बेस डाला CrO4 बना, CrO4 2 माइनस बना, मतलब बेसिक मीडियम के अंदर ये स्टेबल, और इसमें जैसे हमने H प्लस डाला तो ये वापस ये बन गया, मतलब एसिडिक मीडियम के अंदर ये स्टेबल होता है। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट कहानी है। और इसमें एक चीज और ध्यान रखेंगे आप लोग, जो इसका कलर होता है ये ऑरेंज रेड कलर का होता है। किस कलर का होता है? ऑरेंज रेड कलर का होता है। और क्रोमेट आयन, कोई सा भी क्रोमेट आयन जो होता है वो कौन से कलर के होते हैं? येलो कलर के होते हैं। ठीक है, जो आपके डाइक्रोमेट आयन होते हैं वो ऑरेंज रेड कलर के होते हैं, और क्रोमेट आयन किस कलर के होते हैं? येलो। यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, सिल्वर का क्रोमेट। एक एक्सेप्शन है, कौन सा? सिल्वर का क्रोमेट, Ag2CrO4, ये एक्सेप्शन है, ये भी ध्यान रखना आप लोग। Ag2CrO4 किस कलर का होता है? रेड कलर का होता है। बस, बाकी कोई सा भी क्रोमेट आयन होगा वो कौन से कलर का होगा? येलो कलर का होगा। और कोई सा भी डाइक्रोमेट आयन होगा वो कौन से कलर का होगा? ऑरेंज रेड कलर का होगा। बस यहाँ पर एक एक्सेप्शन भी याद रखना, सिल्वर का जो क्रोमेट होता है वो किस कलर का होता है? रेड कलर का होता है। ठीक है, और यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या याद रखना आपने कि एसिडिक मीडियम में डाइक्रोमेट स्टेबल और बेसिक मीडियम में क्रोमेट स्टेबल। ठीक है, तो ये याद रखना। अब अगर जिसको याद नहीं रहेगा तो उसके लिए हम ट्रिक की बात करते हैं। ट्रिक मैंने थंबनेल में भी आपको दिख रही होगी, AB डिविलियर्स की फोटो दिख रही होगी, है ना? तो वही ट्रिक का यूज करेंगे। तो सबसे पहली बात तो AB डिविलियर्स क्या करता है आप लोग को पता होगा, क्या खेलता है? फुटबॉल खेलता है क्या? नहीं, क्रिकेट खेलता है ना, क्रिकेट खेलता है। तो उसका नाम लिखो, देखो क्या होगा? AB डिविलियर्स। AB डिविलियर्स क्या है? क्रिकेटर है, तो C लिख दिया, क्रिकेटर। समझ गए? AB डिविलियर्स क्या है? क्रिकेटर है। बस, मतलब एसिडिक मीडियम में क्या? डाइक्रोमेट, एंड बेसिक मीडियम में क्या? क्रोमेट। तो दिस इज द ट्रिक। एसिडिक मीडियम में डाइक्रोमेट एंड बेसिक मीडियम में क्या? क्रोमेट। आगे बात समझ में? तो ये ट्रिक है। तो AB डिविलियर्स के अकॉर्डिंग हम लोग ये ट्रिक याद रख सकते हैं कि एसिडिक मीडियम में डाइक्रोमेट इज स्टेबल एंड बेसिक मीडियम में क्रोमेट इज स्टेबल। क्लियर? इतनी बात समझ आ गई? सो
यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज मैं तुम्हें बताता हूँ। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर तुमसे पूछ ले कि भाई Cr2O7 का बेसिक मीडियम में क्या होगा, मतलब इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, तो पहली बात तो हमें पता है कि इक्विवेलेंट वेट नहीं होगा बेसिक मीडियम में कुछ, पर कुछ बुक्स में गिवन रहता है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना, बहुत ध्यान से सुनना ये चीज। काफी सारी बुक्स में गिवन होगा कि Cr2O7 का इक्विवेलेंट वेट, पर वो एक्चुअल में Cr2O7 दैट इज डाइक्रोमेट का नहीं होता, वो एक्रोमेट का होता है, ठीक है। क्यों? तो होता ही है, अगर क्रोमेट में तुम थोड़ा और बेस डालो, तो जैसे ही तुम इसमें थोड़ा और बेस डालोगे इट विल गिव यू Cr3+। ये क्या दे देगा आपको? Cr3+ आयन दे देगा, ठीक है। अब तुम देख सकते हो यहाँ पर Cr का क्या ऑक्सीडेशन स्टेट +6 और यहाँ पर क्या +3, तो यहाँ पर दिख रहा है तुम्हें चेंजेस कितने हुआ, +6 से +3 आया हुआ, समझ लो। और बेस डाला मैंने इसमें, क्योंकि यहाँ से तो कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, पर इसमें मैं और बेस डाल रहा हूँ, क्रोमेट में और बेस डालूंगा तो Cr3+ मिलेगा। और यहाँ चेंजेस देखो कितने का हो रहा है, 3 यूनिट का चेंज तुम्हें दिख रहा है। 3 यूनिट का क्या दिख रहा है? 6 से 3 दैट इज रिडक्शन दिख रहा है, दिख रहा है 6 यूनिट का, 3 यूनिट का रिडक्शन। और अगर इसका इक्विवेलेंट वेट m होगा, सॉरी इसका मॉलिक्यूलर वेट m होगा, तो अब तुम इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हो। तो इक्विवेलेंट वेट कितना होगा? दैट इज m। इसका मॉलिक्यूलर वेट अगर m होगा तो इसका इक्विवेलेंट वेट क्या होगा? m बाय कितने का चेंज हुआ? 3 का, तो m/3, ठीक है। तो ये होगा इसका इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। तो ध्यान रखना, कुछ बुक्स में ऐसा गलत दे रखा है, अब क्यों दे रखा मुझे नहीं पता। कुछ बुक्स में इसका इक्विवेलेंट वेट बोलते हैं कि m/3 होगा, वो एक्चुअल में डाइक्रोमेट का नहीं होता, वो किसका होता है? क्रोमेट का होता है, क्योंकि डाइक्रोमेट से क्रोमेट बना तो कुछ हुआ ही नहीं, पर क्रोमेट में और बेस डाला तब क्या बना? Cr3+ बना, और जो इसका इक्विवेलेंट वेट बनता है वो निकलता है आपका m/3, ठीक है। और m इज नॉट अ मॉलिक्यूलर मास ऑफ दिस, m किसका मॉलिक्यूलर मास होता है? क्रोमेट का मॉलिक्यूलर मास होता है, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है और यूजफुल चीज है, आप लोग को ध्यान रखना है। इतनी बात क्लियर है, समझ आ गया ना कि क्या है m/3 आ गया। और इस तरीके से तुम लोग ध्यान रखोगे कि किस तरीके से हम इक्विवेलेंट वेट को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो अब आगे बात करते हैं। तो ये हमारा इसको रहने देते हैं, ये हमारा केस 1 हो गया। तो केस 1 हमने देख लिया, जिसमें या तो केवल ऑक्सीडेशन होगा तो रिडक्शन। सारी रिएक्शन हमने रिडक्शन की करी है, चलो एक ऑक्सीडेशन की भी कर देते हैं। तो 6 रिएक्शन, सपोज Fe2+ से क्या बन रहा है आपका? Fe3+ बन रहा है, ठीक है। Fe2+ से क्या बन रहा है आपका? Fe3+ बन रहा है। तो जरा बताओ यहाँ पर आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +2 है, और यहाँ पर क्या है? +3। तो कितने का चेंज हो रहा है? 1 यूनिट का चेंज हो रहा है। और क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है, यस ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो अगर इसका मॉलिक्यूलर वेट m है तो इक्विवेलेंट वेट क्या आएगा इसका? m डिवाइड बाय चेंज कितने का हुआ? 1 का, पर मोल एक ही मोल दिख रहा है m/1, तो इसका इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा m/1, ठीक है। तो इस तरीके से हम करते हैं केस 1, जब या तो केवल रिडक्शन हो रहा होगा या तो ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, ठीक है। और जो शुरू के मैंने 5 एग्जांपल्स आपको दिए हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबको याद रखना है कि हर एक मीडियम के अंदर उसका खास तौर से मैग्नेट, आपका परमैग्नेट हो गया और आपका डाइक्रोमेट हो गया, इनके एग्जांपल्स आपको डायरेक्ट याद रखने हैं, ठीक है। ओके, तो नाउ आगे बात करते हैं हम लोग, इसको हटा देते हैं, केस 2 की बात करेंगे, इसको फिलहाल रहने देते हैं। केस 2, केस 2 क्या कहता है आपका? केस 2 आपका कहता है, ठीक है, केस 2 क्या कहता है आपका? केस 2 कह रहा है अगर, चलो पूरे को मिटा देता हूं क्योंकि वो मेन चीज है, उसको मैं बोर्ड में रहने दे रहा हूं, इस पूरे को हटा देता हूं। जगह मिल जाएगी हमें थोड़ी। केस 2, केस 2 कह रहा है अगर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा होगा, ठीक है, इफ बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस, ठीक है, अगर दोनों हो रहा होगा। पहले केस के अंदर या तो ऑक्सीडेशन था या तो रिडक्शन था, अब हम बात करते हैं अगर दोनों हो रहा होगा। इसके अंदर 2 सब पार्ट हो रहे हैं, तो इसके अंदर का पहला पार्ट पकड़ लो ए, ठीक है, इसके अंदर भी 2 सब पार्ट है। पहला पार्ट है अगर जो नेट ऑक्सीडेशन है वो इज इक्वल टू नेट रिडक्शन होगा, ठीक है, मतलब जितना यूनिट में इंक्रीज हो रहा है उतना यूनिट क्या होगा? डिक्रीज हो रहा होगा, ठीक है। तो लिखता हूं पार्ट ए क्या है इसका? नेट ऑक्सीडेशन, या डायरेक्ट लिख देता हूं, चलो, ऑक्सीडेशन किसके इक्वल होगा? रिडक्शन के इक्वल होगा। इसका बात समझ आ रही है ना आप लोग को? क्या मतलब है कि जो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, लिख देते हैं, चलो, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट इज इक्वल टू क्या होगा? इंक्रीज इन, सॉरी रिडक्शन में क्या होता है? डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। तो ये आपका पहला केस बनेगा आपका। रिडक्शन के ऑक्सीडेशन किसके इक्वल है? रिडक्शन के इक्वल, या फिर इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर किसके इक्वल है? डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर के इक्वल है। तब हम ये लॉजिक लगाएंगे, तब इस केस में भी इक्विवेलेंट वेट कैसे निकलेगा?
इक्विवेलेंट वेट निकालने का रास्ता सेम, दैट इज मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर पर मोल। जो पीछे निकाला था सेम टू सेम स्ट्रेटेजी का यूज करके हम अभी भी इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखो, एग्जांपल है सपोज तुम्हारे पास N2 + 3H2 टू गिव 2NH3, ये एग्जांपल है। तो जरा बताओ नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, यहाँ पर 0 है, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0 है। जो एलिमेंटल स्टेट में जो अकेला होता है उनका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है। यहाँ नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, यहाँ हाइड्रोजन का होगा कितना, +1 होगा, एक हाइड्रोजन का, और नाइट्रोजन का कितना होगा, -3 होगा। निकाल सकते हो ना आप लोग, x + 1 + 3 = 0, तो -3 आ गया, ठीक है। अब जरा देखो 0 से -3 जा रहे हैं, तो 0 से -3 का मतलब क्या हो रहा है, 0 से -3 का मतलब क्या होता है, यस डिक्रीज होना, दिस इज नोन एज डिक्रीज। कितने यूनिट का चेंज हुआ, 3 यूनिट का, और क्या हुआ, रिडक्शन हुआ 3 यूनिट का, समझ लो। पर एक चीज का ध्यान रखो, 3 यूनिट का कितने के लिए हुआ है, 1 के लिए हुआ है। यहाँ पर कितने नाइट्रोजन है, 2, तो 2 के लिए कितने का होगा, तो 3 2 टोटल कितना होगा, टोटल कितना हो जाएगा, 6। जैसे मल्टीप्लाई करा था ना 2 से, वहां पर भी करा था हमने, वैसे यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 1 के लिए कितने का चेंज हुआ है, 3 का हुआ है, पर है यहाँ 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करा, 2 के लिए कितना होगा, 3 2 6 का। आई बात समझ में, यस। नाउ हाइड्रोजन के लिए देखो, हाइड्रोजन कहां से कहां गया, 0 से 1 में गया, 0 से 1 में गया, मतलब क्या हुआ है, 1 यूनिट का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है 1 के लिए। पर यहाँ हाइड्रोजन है कितने टोटल कितने हैं, तो देखो टोटल आपको दिख रहे हैं 6, टोटल कितने दिख रहे हैं, टोटल हाइड्रोजन आपको दिख रहे हैं 6 के लिए कितने का चेंज होगा, 6 यूनिट का चेंज हो जाएगा। टोटल देखो ना कितने, 2 और 3 3 2 6, तो टोटल कितने हैं, 6, तो टोटल चेंज कितने का होगा, 6 यूनिट का होगा। भाई 1 के लिए कितने का हो रहा है, देखो ना 0 से 1 में जा रहे हैं, तो 1 के लिए 1 का टोटल कितना है, 3 2 6, तो टोटल के लिए कितना हो गया, 6 का हो गया, 6 × 1 = 6। तो आप लोग देखोगे टोटल रिडक्शन और टोटल ऑक्सीडेशन इक्वल है, दैट्स व्हाई ये इस केस के अंदर रहेगा कि टोटल ऑक्सीडेशन और टोटल रिडक्शन इक्वल, ठीक है। तो ये वाले केस के अंदर रहेगा कि इंक्रीज जितना हो रहा है उतना ही डिक्रीज हो रहा है, जितना इंक्रीज हो रहा है उतना डिक्रीज हो रहा है, तो 6 का दोनों हो रहा है, तो इस केस में ये यूज करेंगे। क्लियर हो गया। अब निकालते हैं, सपोज आपको निकालना है किसका, सपोज नाइट्रोजन का ही निकालना है, ध्यान से देखना, किसका निकालना है, या अमोनिया का निकालना है, अमोनिया का निकालते हैं। तो अमोनिया का निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, अमोनिया का मॉलिक्यूलर वेट, इसको सीधा भी पढ़ सकते हैं उल्टा भी पढ़ सकते हैं, जैसा मन कर रहा है वैसा पढ़ो, ठीक है। चलो नाइट्रोजन का ही निकाल दो, नाइट्रोजन का आपको निकालना है, नाइट्रोजन का कितना होगा, इसका मॉलिक्यूलर वेट सपोज m है, ठीक है। m बाय क्या था, एक मॉलिक्यूल के लिए कितना चेंजेस हो रहा है, तो एक के लिए कितना चेंज हो रहा है, देखो m बाय कितने का चेंज हुआ आपका, 2 के लिए आपका होगा 6 का, तो इसका इक्विवेलेंट वेट आएगा m/6। आई बात समझ में। सिमिलरली हाइड्रोजन का भी निकाल सकते हो, हाइड्रोजन के लिए क्या आएगा जरा बताओ, हाइड्रोजन का बोलो मॉलिक्यूलर वेट m, इसका चेंजेस कितना हुआ। अब हम 3 नहीं पकड़ेंगे, क्यों, क्योंकि पर मोल लेना है, क्या लेना है, पर मोल लेना है, बहुत ध्यान से, काफी अच्छा पार्ट हो गया। 3 नहीं लेंगे, तो कितने का चेक करेंगे, केवल 2 का चेक करेंगे, 2 का चेक करेंगे, मतलब देखो 1 के लिए कितने का, 1 के लिए कितने का चेंज हो रहा था, 1 का, तो 2 के लिए कितने का चेंज होगा, कितने का, केवल 2 का, तो m/2 हो जाएगा, और H2 का 2/2 दैट इज 1 ही आएगा ना, और 1 ही होता है आयतन में, क्योंकि यहाँ 3 मोल है, 3 मोल नहीं लेना है, क्या है, पर मोल, तो पर मोल मतलब 1 के लिए चेक करना है हमें। क्लियर हो गया। अगर सपोज अमोनिया के लिए निकालना है, तो सिमिलरली अमोनिया के लिए भी निकाल सकते हो तुम लोग। अमोनिया के लिए कैसे निकालोगे, नाइट्रोजन पकड़ो, तो नाइट्रोजन इसका मॉलिक्यूलर वेट पता है आपको कितना होता है, मॉलिक्यूलर वेट सपोज m मान लो, या 70 का होता है, पता है हमें। तो उल्टा चलो, तो मॉलिक्यूलर वेट इज m डिवाइड बाय चेंज, तो चेंज इसके रेस्पेक्ट में भी बात कर सकते हो, इसके रेस्पेक्ट में भी, पर 1 मोल को लेके, अभी 2 मोल है, 1 मोल को लेके करना पड़ेगा, ठीक है। तो 1 मोल को लेके करोगे तो नाइट्रोजन का देखो कितना है, -3 से 0 आ रहा है, कितने का आ रहा है, -3 से -3 है, यहाँ क्या है, 0 है, तो 2 के लिए काउंट नहीं करेंगे, 1 मोल के लिए कितने का चेंज आएगा, 3 का, तो इसका हो जाएगा m/3 हो जाएगा। आगे बात समझ में। अगर हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में बात करोगे तो तब भी देखो m/3 आएगा, क्योंकि यहाँ +1 है और +1 से 0 आ रहा है, मतलब कितने का चेंज हो रहा है, 3 का चेंज हो रहा है, और टोटल कितने हैं, 3 है, तो 3 के लिए क्या होगा, मतलब +1 से 0 आ रहा है, कितने का चेंज हो रहा है, 1 का चेंज हो रहा है, पर यहाँ है 3, 2 को नहीं लेना है, क्योंकि पर मोल चल रहा है। आगे बात समझ में, तो कितने का होगा, 3 का आएगा, तो किसी भी रेस्पेक्ट में निकालो, इसका आंसर आपका m/3 आना है। क्लियर है। जैसे सपोज निकाल ही लेते हैं, सपोज NH3 का
आपको कंफ्यूजन ना हो, ये है, ठीक है। एंड CH2 उल्टी लिख दी मैंने रिएक्शन। अभी देखो किसके रेस्पेक्ट में निकालूं, हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में सपोज, तो यहाँ हाइड्रोजन का कितना है +1 है और यहाँ हाइड्रोजन का कितना है 0 है, यही है। अब देखो +1 से कितने में जा रहा है, 0 में जा रहा है, तो 1 के लिए कितने का हो रहा है, 1 यूनिट का चेंज हो रहा है। अब यहाँ पर जब चेक करेंगे कितने का करेंगे, 3 2 6 करेंगे क्या, तो नहीं, कितने का करेंगे, केवल 3 का करेंगे, समझ लो। क्योंकि जो इक्विवेलेंट वेट होता है, इक्विवेलेंट वेट होता है, क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय ऑक्सीडेशन, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट पर मोल, पर यहाँ पर 2 मोल है, तो इसको नहीं काउंट करेंगे जब यहाँ लिखना है। यहाँ क्यों कर रहा था, यहाँ मैं टोटल चेक करता हूँ कि टोटल ऑक्सीडेशन इज इक्वल टू टोटल रिडक्शन होता है, इस वजह से मैं यहाँ पर देख रहा था। पर यहाँ पर जब हम पुट करते हैं तब पर मोल चेक करना है, पर मोल मतलब इट शुड बी 1, ठीक है। तो देखो 1 मोल से सॉरी हाइड्रोजन का 1 से 0 जा रहा है, मतलब 1 के लिए 1 का हो रहा है, टोटल कितना है 3, तो 3 के लिए कितना होगा, तो 1 into 3 टोटल कितना होगा, 3 का रिडक्शन हो जाएगा, 1 से 0 तो m/3 हो जाएगा, ठीक है। तो कहीं से भी तुम करोगे m/3 ही आना है, क्लियर होगी बात। तो जब भी टोटल ऑक्सीडेशन इज इक्वल टू टोटल रिडक्शन होता है, तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन या इज इक्वल टू डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर होगा, बराबर होगी वैल्यू, 6 बराबर आएगी। तो इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, ओके। इसके अंदर केस बी है, इसका सेकेंड पार्ट ए हमने देख लिया, ठीक है। तो अब बात करते हैं इसका पार्ट बी की। तो पार्ट बी क्या कहते हैं, इफ नेट ऑक्सीडेशन इज नॉट इक्वल्स टू नेट रिडक्शन, अगर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या नहीं होगा, इक्वल नहीं होगा, मतलब जो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट है और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट है वो इक्वल नहीं होगी, तब क्या करेंगे, ठीक है। पहला वाला हमने देख लिया, जब इक्वल होगा तब क्या करेंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट जब इक्वल नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें जो एक्स फैक्टर की वैल्यू होगी, बहुत ध्यान से सुनो, इसमें जो एक्स फैक्टर की वैल्यू होगी वो चेंज नहीं होगी। वो क्या होगी बताता हूं, पहले रिएक्शन देखो। सपोज हमारे पास रिएक्शन है Fe3C2O4 सॉरी Fe2C2O4 होल थ्राइस क्या दे रहा है आपका, Fe2 प्लस NCO2 दे रहे हैं, ठीक है। तो इसमें निकाल सकते हो आप लोग, इसका इसको आप ब्रेक करना जानते हो। Fe में कितना होगा, तो देखो 2 टाइम्स Fe और चार्ज क्या होगा 3 प्लस, और ये क्या होगा 3C2O4 क्रॉस में 2 माइनस होगा, तो Fe में चार्ज क्या आ गया, दिख गया आपको 3 प्लस, मतलब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा 3 प्लस। कार्बन का निकाल सकते हो, कार्बन का कितना होगा 2x माइनस 4 2 8 इक्वल्स टू -2, तो 2x इक्वल्स टू -8 वहां जाएगा, दैट इज -2 प्लस 8 दैट इज +6, x इक्वल्स टू आ गया आपका +3, मतलब जो कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई वो +3 आ गई, ठीक है। तो इसको मिटा देता हूं मैं, इसकी जरूरत नहीं है मुझे, जस्ट मैंने आपको सिखाया है, वैसे आप लोग को पता भी होगा इसको कैसे निकालते हैं, ठीक है। इतना हो गया। तो यहाँ Fe3 प्लस देखो, Fe यहाँ से 3 प्लस से किसमें जा रहा है, 2 प्लस में जा रहा है, और यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन का निकाल सकते हैं, कार्बन का कितना होगा x माइनस 2 2 4 इक्वल टू 0, तो x कितना आ गया +4 आ गया, मतलब यहाँ कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया +4, ठीक है। इसको हटा देते हैं फिर से, यहाँ कार्बन +3 से किस में जा रहा है, +4 में जा रहा है, ठीक है। तो अब जरा देखो कितने का चेंजेस हो रहा है, तो देखो यहाँ 3 से 2 में जा रहा है, मतलब 1 यूनिट का क्या हो रहा है, 3 से 2 मतलब रिडक्शन, 1 यूनिट का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। पर यहाँ टोटल कितना है आयरन, 2 है, तो 2 के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितने यूनिट का आएगा, तो टोटल कितने का रिडक्शन आ गया, 2 का आ गया। आई बात समझ में। सिमिलरली कार्बन देखो 3 से 4 में जा रहा है, मतलब कितने का ऑक्सीडेशन हो रहा है, 3 से 4 मतलब ऑक्सीडेशन, कितने यूनिट का ऑक्सीडेशन हो रहा है, 1 यूनिट का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। पर यहाँ टोटल कार्बन कितने हैं, 3 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा देखो, क्योंकि 3 होल ब्रैकेट में, 3 2 6, टोटल कार्बन कितना हो गया, 6 हो गए। तो अगर एक कार्बन के लिए 1 यूनिट का ऑक्सीडेशन है, तो 6 कार्बन के लिए कितने का होगा, टोटल ऑक्सीडेशन 6 यूनिट का हो गया। आगे बात समझ में, 3 2 6 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। आगे बात समझ में, कब मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, इस चीज का भी ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ दिख रहा है 2 है नीचे, तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, और 3 भी है तो 3 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब जरा देखो टोटल रिडक्शन 2 यूनिट का है, टोटल ऑक्सीडेशन 6 यूनिट का है, मतलब क्या हुआ, नेट ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इक्वल नहीं है, पिछले वाले केस में दोनों इक्वल थे, ठीक है। तो इस केस में जो इक्विवेलेंट वेट निकलता है हमारा, ये ध्यान से देखो, इट इज इक्वल्स टू द मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय, अभी तक हम लिखते थे चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, ये लिखते थे। यहां पर इस पर्टिकुलर वाले केस के अंदर क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट का डिफरेंस कर दो, जो भी आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स आई है, मतलब चेंज डिफरेंस बिटवीन, चेंज लिखो, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। इस बार क्या लेंगे हम, डिफरेंस लेंगे, किस के बीच का, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इन रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन,
पूरा लिखना है तो पूरा लिख दो, इन रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय, इसमें जो वैलेंस फैक्टर है, वैलेंस फैक्टर क्या है, डिफरेंस बिटवीन चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इन रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। मतलब तुम अगर डिफरेंस निकालना है यहाँ पर तो डिफरेंस कितना आएगा, तो डिफरेंस का मतलब क्या होता है, माइनस। क्या डिफरेंस है, तो देखो हमेशा बड़े में से छोटा माइनस करेंगे, ऐसा कुछ नहीं कि ऑक्सीडेशन से रिडक्शन माइनस करना है, हमेशा बड़े में से छोटा माइनस करेंगे, ठीक है। बड़ा क्या है यहाँ पर 6 है, 6 में से कितना माइनस कर देंगे, 2 माइनस करेंगे, कितना डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है, और इसको उठा के यहाँ पुट करेंगे तो आपको जो इक्विवेलेंट वेट आएगा इस कंपाउंड का, सपोज इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना लिया मैंने, m लिया, तो इक्विवेलेंट वेट कितना आएगा, मॉलिक्यूलर वेट दैट इज m डिवाइड बाय डिफरेंस, डिफरेंस कितना है 4, तो ये हो जाएगा इसका इक्विवेलेंट वेट। आई बात समझ में। तो इस केस में जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इक्वल नहीं होता है, उस केस में हम जो वैलेंस फैक्टर होते हैं उसकी वैल्यू लेते हैं डिफरेंस बिटवीन चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इन रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। डिफरेंस निकालने का सीधा सीधा सा रास्ता है, माइनस कर दो, जो भी बड़ा है उसमें छोटा माइनस करो। ये नहीं देखना कि ऑक्सीडेशन से रिडक्शन माइनस करेंगे, रिडक्शन से ऑक्सीडेशन, सिंपल है, प्लस बड़े से छोटा माइनस करेंगे, ठीक है। तो इसमें जो इक्विवेलेंट वेट की वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी m/4, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इक्विवेलेंट वेट का कैलकुलेशंस करते हैं और इक्विवेलेंट वेट का कॉन्सेप्ट सीखते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको पूरा डिटेल में इक्विवेलेंट वेट सिखा दिया है। अब आपका कोई सा भी क्वेश्चन इक्विवेलेंट वेट से रिलेटेड करेगा तो आपका इससे बाहर कोई कॉन्सेप्ट नहीं पूछने वाला, ठीक है। तो एक बार इस वीडियो को देखो, नहीं समझ आता फिर से देख लो एक बार, बहुत इजीली समझ आ जाएगा, ठीक है। तो अब ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है, काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा, और जिसको कुछ समझ नहीं आया वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, मैं डेफिनेटली फिर से ट्राई करूंगा उस पर्टिकुलर पार्ट के अंदर दोबारा वीडियो बना के आप लोग को समझा दूंगा, ठीक है। तब तक आप लोग इसकी प्रैक्टिस करो। सपोज एक क्वेश्चन भी ले लेता हूँ, एक क्वेश्चन मैं अगर लेता हूँ, सपोज आपको ग्लूकोज है, एक क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। सपोज आपको ग्लूकोज C6H12O6, ग्लूकोज में O2 डाला, क्या बनेगा, CO2 प्लस H2 बनेगा। सपोज आपको ग्लूकोज का क्या निकालना है, इक्विवेलेंट वेट निकालना है, ठीक है। तो ग्लूकोज का इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालोगे, कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे पहले। कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगा, 0 आएगा यहाँ पर, देखो 6x प्लस 12 माइनस 12 इज इक्वल टू 0, 0 0 0 आ गया, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पर कार्बन का कितना आएगा, तो देखो कितना आएगा, ऑक्सीजन का -4, तो कार्बन का क्या आएगा +4, मतलब ग्लूकोज 0 से कितने में जा रहा है, 4 में जा रहा है। क्या हुआ है इसका ऑक्सीडेशन हुआ, कितने यूनिट का हुआ, 4 यूनिट का ऑक्सीडेशन, पर ये 1 के लिए हुआ है। यहाँ ग्लूकोज कितना है, 6 है टोटल, तो 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 4 × 6 दैट इज टोटल कितना आ गया, 24 यूनिट का चेंजेस आ रहा है। तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट m है, वैसे मॉलिक्यूलर वेट सबको पता होता है 180, तो इक्विवेलेंट वेट क्या आएगा इसका, इक्विवेलेंट वेट आएगा आपका m बाय कितने का चेंज हुआ, दैट इज 24 का, तो m/24 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। मीथेन का निकालना है, एक और कर लो, चलो एक और कर लो। सपोज मीथेन का निकालना है, CH4 प्लस O2 टू गिव CO2 प्लस H2O, ये रिएक्शन होती है। सपोज इसका निकालना है, इसमें हमें बैलेंस करने की जरूरत नहीं पड़ती, पर जब वेट के अकॉर्डिंग निकालते हैं तो सबसे स्टार्टिंग में मैंने बताया था वहां बैलेंस की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अभी यहाँ पर बैलेंस की जरूरत नहीं पड़ती, क्यों, क्योंकि हमें पर मोल निकालना होता है। बैलेंस कर भी लोगे तो उसको लेते नहीं है, अगर यहाँ बाय द वे 2 आ जाए, यहाँ पर 2 आ जाए तो उसको लेना ही नहीं है, वो मैं अमोनिया वाले एग्जाम्पल में बता चुका हूँ आप लोग को, है ना। तो ध्यान रखना है। सपोज कार्बन का निकालना है, कार्बन का कितना होगा, -4 होगा, यहाँ कार्बन का क्या होगा, +4 होगा, तो डायरेक्टली इन दोनों को चेक कर सकते हैं। तो देखो -4 से +4 कितने यूनिट का चेंज आया, 8 यूनिट का चेंज आया। क्या हुआ है, -4 से +4 मतलब ऑक्सीडेशन हुआ है, ऑक्सीडेशन हो गया। एक है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल यही आएगा हमारा नेट। तो बस अगर इसका मॉलिक्यूलर वेट m है तो इक्विवेलेंट वेट क्या आएगा, इक्विवेलेंट वेट क्या आएगा आपका, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय चेंज, चेंज कितने का हुआ है, 8 का। मॉलिक्यूलर वेट तुम्हें पता है इसका कितना होता है, कार्बन का 12 + 4 16 बाय 8 दैट इज 2। तो यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट कितना आ गया, 2 आ गया। और आप लोग को याद होगा जब मैंने स्टार्टिंग में इक्विवेलेंट वेट की बात करी थी तो वहां पर भी मैंने इसी रिएक्शन में इक्विवेलेंट वेट निकाला था मीथेन का, और कितना आया था, 2 ही आया था, ठीक है। तो चाहे तुम उस तरीके से निकालो चाहे इस तरीके से निकालो, आंसर दोनों में सेम ही आना है, ठीक है। तो ये तुम्हारी पूरी कहानी होगी इक्विवेलेंट वेट की। तो बस इतना ही रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो देखो और समझने की कोशिश करो, एंड आई होप सबको समझ आ जाएगा। और जिसको समझ नहीं आया वो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो कि आपको क्या समझ नहीं आया है, ठीक है। ओके, थैंक यू।